जय हिंद, प्रणाम, गुड इवनिंग सब आदमी को। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर रिवीजन करने का क्या फायदा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है। यानी कि स्याही स्याही का जो धब्बा होता है, स्याही का जो धब्बा होता है, स्याही का जो धब्बा होता है उसे मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का। स्याही का जो धब्बा होता है उसे मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? जूल में बताना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? कितना जूल होता है आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 36 × 10⁵ जूल। 36 × 10⁵ जूल। कहीं कहीं पर दिया रहेगा 3.6 × 10⁻6 जूल। यानी कि यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर पावर कम या कमाता है या घटाता है या बढ़ाता है, और यहाँ पर इसका दशमलव बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर एक कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा यहाँ पर से, और 36 × 10⁻5 जूल हो जाएगा। और कहीं कहीं पर ये रहेगा 3.6 × 10⁻6 जूल रहेगा, 6 जूल। एसपीडी। एसपीडी सामान्य विज्ञान का आज 23वां नंबर क्वेश्चन बैंक हो रहा है। 23 नंबर का क्वेश्चन बैंक, जो कि हम 1 नंबर से शुरू किए थे और 23 नंबर आज चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो धात्विक चालक जो होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो घटेगा। विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। और प्रतिरोध की जब बात करेगा, प्रतिरोध की अगर बात करेगा प्रतिरोध प्रतिरोध की अगर बात करेगा, ताप बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध घट जाएगा। 50 से 53 के बीच आता है। चलिए सही है। रिवीजन करते रहिए सभी प्रश्न का, और नंबर बढ़ेगा। अभी टेस्ट भी लगाते रहिए रेगुलर। नंबर एक बार में नहीं बढ़ता है, कभी 2 बढ़ेगा, कभी 3 बढ़ेगा, कभी 1 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो आ जाएगा, अपना 60+ तक आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति भारत में एसी सप्लाई यानी करंट जो है, करंट एसी सप्लाई करंट जो है उसकी मानक आवृत्ति होती है कितनी? मानक आवृत्ति कितनी होती है? भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति बताना है, मानक आवृत्ति। यानी कि मान्यता प्राप्त आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर जो होता है, एक ट्रांसफार्मर बदलता है। क्या बदलता है? तो वोल्टेज को बदलता है। कैसे वोल्टेज को? तो एसी वोल्टेज को। यह ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पर कार्य करता है, एसी करंट पर कार्य करता है। और यह क्या करता है? वोल्टेज को उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न निम्न एसी में, और निम्न एसी को उच्च एसी में, उच्च एसी में बदलता है। निम्न को उच्च में और उच्च को निम्न में, यानी घटाने बढ़ाने का, वोल्टेज को
घटाने बढ़ाने का कार्य करता है केवल AC करंट पर। अगला है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पर की प्रबलता, यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मीट्रिक यूनिट, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मीट्रिक यूनिट, यूनिट बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का यूनिट, यूनिट क्या होगा, मीट्रिक यूनिट क्या होगा, मीट्रिक यूनिट क्या होगा, ऑस्टेड हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या हो जाएगा, ऑस्टेड हो जाएगा। ऑस्टेड हो जाएगा, ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड। और चुंबकीय सुई जो होता है, चुंबकीय सुई जो होता है वो दिशा निर्धारण में काम काम करता है, दिशा दिशा ज्ञात करने में उसका प्रयोग किया जाता है। और स्वतंत्र रूप से अगर चुंबकीय सुई को लटकाया जाता है तो वह किस दिशा की ओर रुकती है, स्वतंत्र रूप से चुंबकीय सुई को अगर लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरती है चुंबकीय सुई। ऑस्टेड, चलिए सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है, बताइएगा आप लोग। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर जो है यह, प्राकृतिक रबर जो है यह लेटेक्स से, लेटेक्स से निकलता है, लेटेक्स से। और लेटेक्स जो है वह किस पेड़ से पाया जाता है, लेटेक्स जो है वह किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स जो है हेविया ब्रासिए ब्रासिलियंसिस, हेविया ब्रासिलियंसिस, हेविया, हेविया, हेविया ब्रासी, ब्रासी, ब्रासिलियंसिस, हेविया ब्रासिलियंसिस यह पेड़ का नाम है। हेविया ब्रासिलियंसिस पेड़ है, इससे निकलता है क्या, लेटेक्स, लेट लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स। और लेटेक्स जो है, लेटेक्स के द्वारा प्राकृतिक रबर का निर्माण किया जाता है, लेटेक्स के द्वारा प्राकृतिक रबर का निर्माण किया जाता है। लेटेक्स के द्वारा प्राकृतिक रबर का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, विद्युत, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलो, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस हीलियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हीलियम जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में वर्ग, वर्ग या समूह जिसे कहते हैं, समूह, समूह संख्या 18, यानी कि वर्ग जो है वह वर्ग 18, आवर्त सारणी के वर्ग 18 में, वर्ग 18 में जो गैस होता है, वर्ग 18 में जो जितने जो गैस होता है वो सब क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, अक्रिय, अक्रिय गैस होता है, जिसे हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हीलियम जो होता है, हीलियम, एकमात्र हीलियम ही होता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एकमात्र हीलियम ही होता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और बाद बाकी जितना भी होता है उसमें बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा में
सभी अक्रिय गैस में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम को छोड़कर। ओबीसी, हीलियम को छोड़कर कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यानी कौन सा सबसे सूक्ष्मतम और जीवित कोशिका है? कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए डीएनए अणु कहाँ पर मिलते हैं? एकल स्ट्रैंडेड वाले एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज में। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट जो बनाते हैं, डायनामाइट इसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? डायनामाइट जो बनाते हैं उसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? माइकोप्लाज्मा। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतक में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ऊतकों में ऑक्सीजन का परिवहन करके यानी कि पहुंचाकर मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग करने में वेल्डिंग में वेल्डिंग में वेल्डिंग में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। और इसमें एसिटिलीन गैस जो है इसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से जो हम लोग फल को पकाते हैं उसमें एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जो होता है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट का। अगला प्रश्न, सबसे हल्का गैस कौन सा है? 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 आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। और हीलियम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? हीलियम का प्रयोग कृत्रिम रूप से यानी कि हॉस्पिटल में जो कृत्रिम रूप से श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन दिया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से सांस लेने में हीलियम का भी प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगला प्रश्न है, की किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? प्रतिबिंब किसी दर्पण में न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें वह व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? पूरा प्रतिबिंब देख सके। क्या हो जाएगा?
उस वस्तु या व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। उस वस्तु या व्यक्ति के उसकी लंबाई जो होता है, व्यक्ति या वस्तु या कोई भी वस्तु रखते हैं, उसका जो लंबाई होगा उससे आधे लंबाई का दर्पण होना जरूरी है। हीलियम जो गुब्बारा में भरा जाता है। हाँ, गुब्बारा में भी भरा जाता है और हीलियम वायुयान के टायर में भी भरा जाता है। हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायर में भी करते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या यानी कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर। जैसे ये परमाणु हो गया, परमाणु हो गया, और इसके नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है। तो इसका जो ये परमाणु है, परमाणु इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या जो हो जाएगा 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। और जब नाभिक की बात करें, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया परमाणु की त्रिज्या, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। कितना हो जाएगा नाभिक की त्रिज्या? तो 10⁻−15 मीटर। आप लोग कहिए कि ये परमाणु का त्रिज्या 10 है और ये नाभिक का 15 है, ये ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा नहीं है, जब पावर माइनस में रहता है, पावर माइनस में रहता है तो संख्या जितना बड़ा होता है उसका मान उतना ही कम होता है। तो ये नाभिक का हो गया कितना? 10⁻−15। और परमाणु का हो जाएगा 10⁻−10 मीटर। और दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? तो 10⁻5। कभी कभी ये अंतर भी पूछ देता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभी परमाणु के नाभिक और परमाणु की त्रिज्या का अंतर भी पूछ देता है, तो 10⁻5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? पृथ्वी की आयु जो ज्ञात किया जाता है वो किस विधि के द्वारा? किस विधि के द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति के द्वारा। यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है, यूरेनियम काल निर्धारण विधि। अगला प्रश्न, पत्थरों एवं खनिजों में पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सौर प्लेट में, सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। और सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है, 14 सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु की पूंछ पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है किस बल के कारण? धूमकेतु की पूंछ जो होती है वह सूर्य से हमेशा दूर होती है किस बल के कारण? यानी किस बल के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। और ग्रह जो है, ग्रह यानी कि ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, सूर्य हो गया ये सूर्य। और ग्रह जो है, ग्रह जो है इसका चक्कर लगाता है ग्रह, तो यह किस बल के कारण, किस बल के कारण चक्कर लगाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? यानी कि प्रकाश की गति जो होती है वह सबसे कम होता है किस माध्यम से गुजरने पर?
प्रकाश किस माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे कम होती है? सिलिकॉन का यूज कहाँ होता है? सिलिकॉन का यूज सोलर प्लेट में किया जाता है, सोलर प्लेट में किया जाता है, सोलर प्लेट में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे जगह पर किया जाता है। लेकिन सिलिकॉन का जो है सोलर प्लेट वाला ये वाला प्रश्न ज्यादा आता है। सोलर प्लेट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। अपकेंद्रीय बल, सही है, अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा यहाँ? इससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, कांच हो जाएगा, कांच। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि अधिकतम किस में होगा, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगा, तो निर्वात में हो जाएगा। निर्वात, निर्वात, निर्वात यानी कि वायु, जहां पर वायु नहीं हो, वायु, वायु नहीं हो, वायु नहीं हो, यानी कि निर्वात ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर किसी तरह का कोई विरोध न हो, प्रकाश के कण का कोई विरोध नहीं हो, प्रकाश के कण का कोई विरोध नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? निर्वात क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। अगला प्रश्न है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड के बारे में जानते हैं आप लोग? एस्कार्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कार्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो आंवला में, आंवला में, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, आंवला में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर जो है एसी करंट, एसी करंट के आविष्कारक कौन थे विद्युत मोटर के? तो निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला विद्युत मोटर के आविष्कारक थे। विद्युत मोटर के आविष्कारक निकोला टेस्ला थे, निकोला टेस्ला। और विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? सोना, सोना यानी कि स्वर्ण की शुद्धता जो है, शुद्धता वह किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? यानी कि सोना शुद्ध है या नहीं, उसे हम कैसे मापते हैं? कैरेट में। चलिए आपका सही आंसर कैरेट में मापते हैं, कैरेट में, कैरेट में। और कल आप लोगों को बताए थे सोना से जो प्रश्न आया था एक और, क्या था? 18 कैरेट सोना, यानी कि 24 कैरेट जो होता है क्या होता है? 100% शुद्ध होता है। और 18 कैरेट पूछा था कल प्रश्न में, 18 कैरेट, 18 कैरेट सोना जो होता है वह कितना प्रतिशत शुद्ध होता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। 18 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध सोना है? 18 कैरेट सोना, आप लोग जवाब दीजिएगा। 18 कैरेट सोना कितने प्रतिशत शुद्ध है? बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अरुण शर्मा जी। 80%, 80% गलत है। कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा, 75%। कल आपको बताए थे निकालने का, कैसे इसका प्रतिशत निकालना है। अभिराज जी, 75% सही है आपका आंसर, 75% या परसेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। और न्यूटन के द्वारा दिए गए गति का नियम कितना है? तो 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले गति का नियम जो होता है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का भी नियम कहते हैं, जड़त्व, जड़त्व का भी नियम कहते हैं, या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। प्रथम नियम को, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। और प्रथम नियम से क्या मिलता है? तो बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, परिभाषा, बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा। और दूसरे नियम से, दूसरे नियम से क्या मिलता है? बल की गति की, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है? तो बल, बल का सूत्र प्राप्त होता है,
बल का सूत्र प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। और तीसरे नियम से क्या होता है, बल के तीसरे नियम, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है तीसरे नियम को। और इसमें क्या होता है, बल की प्रकृति, बल की प्रकृति, बल की प्रकृति के बारे में, बल की प्रकृति के बारे में बताता है, बल की प्रकृति के बारे में बताता है। यानी कि ये प्रश्न प्रश्न जो है ना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है कि दूसरा नियम जो है न्यूटन की गति का, वह किसे परिभाषित करता है, तो बल के सूत्र का। और तीसरा नियम बल की प्रकृति का। और पहला नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, या बल की परिभाषा देता है। चलिए इतना बता दिए इसके बारे में। अगला देखेंगे, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है। जल का विद्युत विश्लेषण, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है, तो ऑक्सीजन एनोड पर संचित होता है, ऑक्सीजन एनोड पर, एनोड पर। कुमारी माया जी, एनोड सही आपका आंसर। ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है, तो एनोड पर। अगला प्रश्न है, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य तन्य है। यानी कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना, चार प्रकार का यहाँ पर धातु दिया गया है, धातु। इसमें सबसे तन्य धातु कौन सा है, सबसे तन्य धातु। तन्य कहने का मतलब हुआ कि जिसे पीट कर और अधिक लंबा खींचा जा सके। तन्य का मतलब हुआ कि उसे पीट कर और अत्यधिक लंबाई तक खींचा जा सके। सोना, सोना सही आंसर, सोना हो जाएगा। सोना को पीट कर, ये सब जो दिया गया है, चांदी, एल्युमिनियम, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, ये सबसे अधिक लंबा खींचा जा सकता है। यानी कि सोना को पीट कर सबसे अधिक लंबाई तक खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है। सीमेंट, बालू और जल, सीमेंट, बालू और जल, ये सब आप लोग देखे होंगे, घर घर जो बनता है, कभी कभी रोड बनने के समय में देखते हैं। सीमेंट, बालू और, सीमेंट, बालू और जल, ये सब जो मिश्रण किया जाता है इसका, तो इसे क्या कहते हैं, इस मिश्रण को क्या कहते हैं, मोटर, मोर्टर कहते हैं, मोर्टर, मोर्टर सही आपका आंसर, मोर्टर हो जाएगा, मोर्टर हो जाएगा, मोर्टर। और इसमें ध्यान देना है कि सीमेंट, बालू और जल, और इसके साथ अगर गिट्टी जो होता है, गिट्टी, गिट्टी यानी कि पत्थर जो होता है, पत्थर वाला जो गिट्टी होता है, पत्थर वाला जो गिट्टी आता है, गिट्टी, गिट्टी जो आता है, गिट्टी, और अगर इसे भी मिश्रित इसमें कर दिया गया, यानी गिट्टी भी मिला दिया गया, तब इसे क्या कहेंगे, गिट्टी भी मिला दिया जाए तब क्या कहेंगे इसे, गिट्टी भी मिला दिया जाए तब इसे क्या कहेंगे, कंक्रीट कहेंगे, कंक्रीट, कंक्रीट कहेंगे, कंक्रीट कहेंगे। मसाला भी कहा जाता है, मसाला तो आम भाषा में कहा जाता है, लेकिन किताबी भाषा में हमको जानना है। जब एग्जाम में आ जाएगा तो ऑप्शन में रहेगा तो मसाला लिखा नहीं रहेगा, तो आप कैसे मारिएगा आंसर, किताबी भाषा में जानना है, ऐसे तो सभी जानते हैं। क्या हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा गिट्टी मिलाने से। यानी कि सीमेंट, बालू, जल और गिट्टी मिलाने से कंक्रीट हो जाएगा। और जब गिट्टी नहीं रहे तो मोर्टर रहेगा, मोर्टर। अगला प्रश्न, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन, समुद्र के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर संचार में, संचार में या स्थिति, स्थिति आकलन में, या कह सकते हैं दिशा, दिशा को पता लगाने में, दिशा, दिशा को जानने में, दिशा जानने में, समुद्र के अंदर दिशा जानने में, जानने में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं, सोनार, सोनार, सोनार। और इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, फुल फॉर्म पूछ देता है, यानी कि विस्तृत रूप पूछ देता है सोनार का, क्या हो जाएगा, इसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, तो साउंड, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, रैगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग हो जाएगा।
क्या हो जाएगा सोनार का विस्तृत रूप? साउंड, नेविगेशन एंड रैगिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी संचायक सेल में किसी संचायक किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? किसी संचायक सेल में यहाँ पर कभी कभी रहेगा शीशा संचायक, शीशा संचायक, शीशा संचायक सेल, कभी कभी रहेगा शीशा संचायक सेल। तो इसमें क्या रहता है? अगर धातु की बात करें तो क्या रहेगा इसमें? शीशा रहेगा धातु की बात करें तो। और इस सेल में क्या रहता है ऊर्जा के रूप में? तो रासायनिक ऊर्जा इसमें निहित रहता है, रासायनिक ऊर्जा निहित रहता है। और यह रासायनिक ऊर्जा जो है वह बदल जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। सेल में जो रासायनिक ऊर्जा निहित रहता है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए, यानी कि सड़क के किनारे जो लाइट लगाया जाता है, सड़क के किनारे जो लाइट लगाया जाता है सड़क को प्रकाशित करने के लिए, सड़क को प्रकाशित करने के लिए जो बत्तियां लगाई जाती है वह किस क्रम में लगाया जाता है? सड़क के किनारे जो लाइट लगाया जाता है, सड़क सड़क के किनारे जो लाइट लगाया जाता है वह किस क्रम में लगाया जाता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। किस क्रम में? तो आंसर हो जाएगा क्या? समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में। सुनीता यादव जी, चलिए सही है, आप भी आंसर देते रहिए। क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम में। और घरों में जो लाइट लगाया जाता है, घरों में जो वायरिंग किया जाता है, लाइट लगाया जाता है, वह किस क्रम में होता है? वह भी समानांतर क्रम में होता है। घरों में जो घरों में जो वायरिंग किया जाता है वह भी समानांतर क्रम में वायरिंग किया जाता है बिजली का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि लेजर के द्वारा जो उत्पन्न होता है त्रिविमीय प्रतिबिंब, लेजर के द्वारा त्रिविमीय प्रतिबिंब जो उत्पन्न होता है, लेजर के द्वारा त्रिविमीय प्रतिबिंब जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? लेजर के द्वारा जो त्रिविमीय प्रतिबिंब उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो होलोग्राम, होलोग्राम। क्या हो जाएगा? एक होलोग्राम, एक होलोग्राम। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? एक होलोग्राम। अगला है, कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ। यानी कि पदार्थ का नाम दिया गया है कार्बन, पीतल, एरोजेल, तांबा, ये सब पदार्थ का नाम दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है? सबसे अधिक हल्का पदार्थ, सबसे अधिक हल्का पदार्थ कौन सा हो जाएगा? एक हेलोग्राम। जी कुमार, एक हेलोग्राम सही है आपका आंसर। आयुष, एरोजेल, आपका भी आंसर सही है। क्या हो जाएगा? सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल हो जाएगा। कार्बन, पित्तल, एरोजेल, तांबा, इसमें सबसे हल्का पदार्थ कौन सा हो जाएगा? एरोजेल हो जाएगा। सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग के डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि ध्वनि तरंग जो है वह किस कारण ध्वनि तरंग जो है उसका प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होता है, ध्वनि तरंग का प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होता है किस कारण से होता है? प्रतिध्वनि किस कारण से उत्पन्न होता है? परावर्तन से। चलिए सही है, परावर्तन से, परावर्तन सही है आपका आंसर, परावर्तन से। परावर्तन के द्वारा ध्वनि तरंग जो है वह प्रतिध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है, प्रतिध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक चालक के तापक्रम को एक यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? इससे पहले ये वाला प्रश्न आया था, आप लोगों को याद है इसका जवाब? इससे पहले ये वाला प्रश्न आया था, पहले साइड में, पहले साइड में आया था इसका ये वाला प्रश्न। उसमें क्या था? उसमें था कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? और उसमें था प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध था, विशिष्ट प्रतिरोध, वी
विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध था। विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध था। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन उधर जो प्रश्न दिया गया था उसमें क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो यह घट जाएगा। घट जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध घट जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रेडियो तरंगे की चाल होती है। रेडियो तरंग जो होता है उसका चाल कितना होता है? रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है बताइएगा आप लोग। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? कितनी होती है चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर सोल्डर जो है, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? क्या हो जाएगा? एसएन और पीबी। एसएन और पीबी। एसएन यानी कि टीन और पीबी पीबी सीसा को कहते हैं। पीबी क्या कहते हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए सही आंसर। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का। और फ्यूज 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 किसका है मिश्र धातु? फ्यूज किसका मिश्र धातु है? तो ये भी सीसा और टीन का ही है। फ्यूज किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का। फ्यूज किसका मिश्र धातु है? तो वो भी सीसा और टीन का। और कांसा की बात करें, कांसा कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा कांसा के बारे में भी जान लेते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा हो जाएगा तांबा और टीन का। तांबा तांबा और टीन का। तांबा और टीन का हो जाएगा। तांबा और टीन का। फ्यूज और फ्यूज और सोल्डर दोनों का एक ही होता है। फ्यूज और सोल्डर दोनों का सीसा और टीन से मिश्रित होता है। सीसा और टीन से मिश्रित होता है फ्यूज और सोल्डर। और कांसा का हो जाएगा तांबा और टीन। अगला प्रश्न देखेंगे। हवा का बुलबुला कार्य करता है। हवा का जो बुलबुला बनता है हवा का जो बुलबुला बनता है वो कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। चलिए सही आंसर, अवतल लेंस जैसा। तांबा और टीन का बना होता है। सही आंसर। रोहित सिंह जी। हाँ, कोई भी क्लास नहीं छूटना चाहिए। कहीं से भी तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी बेटर कीजिए। चलिए देखेंगे प्रश्न। हवा का बुलबुला कार्य करता है किस लेंस की भांति? तो अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति हवा की बुलबुला जो कार्य करती है वह अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डिप्थीरिया जो बीमारी है, डिप्थीरिया जो बीमारी है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वास नली। डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होता है। डिप्थीरिया बीमारी में श्वास नली प्रभावित होता है। डिप्थीरिया में क्या होता है? श्वास नली प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। श्वास नली। सही है, मीथेन। सही आंसर। मीथेन हो जाएगा। मीथेन का CH4 होता है। CH4 होता है इसका रासायनिक सूत्र। हर जगह लिख देते हैं ताकि आपको देखते देखते ध्यान हो जाए, याद करना नहीं पड़े। अगला है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। अम्लीय वर्षा जो होता है अम्लीय वर्षा जो होता है उसका प्रमुख घटक जो होता है वो कौन सा है? प्रमुख घटक
अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक मीथेन CH4 सही है। अम्लीय वर्षा जो होता है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डिप्थीरिया कौन सा बीमारी है? डिप्थीरिया बीमारी के द्वारा क्या होता है? डिप्थीरिया बीमारी के द्वारा श्वास नली प्रभावित हो जाती है, यानी कि गले से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल स्रोत है, यानी कि विद्युत सेल, सेल यानी कि बैटरी है, विद्युत सेल स्रोत है किसका? तो विद्युत ऊर्जा का। विद्युत सेल जो होता है उसमें कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? विद्युत सेल में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? अभी इससे पहले हम लोग देखे हैं, तो रासायनिक 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 ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा होता है और वह बदल जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। बैटरी में कौन सा ऊर्जा निहित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा, और वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह लाफिंग गैस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होगा N2O हो जाएगा, ये हो जाएगा लाफिंग गैस। लाफिंग गैस लाफिंग गैस हो जाएगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा अम्लीय वर्षा वाला। अगला प्रश्न है, वर्षा उपहार। वर्षा वर्षा जो है, वर्षा उपहार जो है, वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? यानी कि वर्षा उपहार फसल की प्रजाति का नाम है। फसल की प्रजाति का नाम है क्या? वर्षा उपहार। वर्षा उपहार, तो इस फसल के बारे में बताना है। फसल के बारे में बताना है। कौन सा फसल हो जाएगा? भिंडी। चलिए सही आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? भिंडी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है। कपास के लिए कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी यानी कपास जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो काली मिट्टी में होता है। कपास जो है, कपास का फसल जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी में। और काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है अधिकतम रूप से? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र 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 में, और उसके बाद पाया जाता है, महाराष्ट्र के बाद पाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक कर्नाटक, उसके बाद गुजरात। गुजरात गुजरात यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, इसमें सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाया जाता है, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद गुजरात में। गुजरात में पाया जाता है और इसमें कपास की खेती की जाती है। तो क्या कह रहा है प्रश्न? कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है, यानी कि मार्ट मांट मारीलो नाइट्राइट मारीलो मांट मारीलो नाइट्राइट का प्रचुरता होती है, यानी कि सबसे अधिक पाया जाता है। दक्षिण भारत, हाँ दक्षिण भारत में ही है ये सब। ये गुजरात तो पश्चिम में हो जाएगा और कर्नाटक महाराष्ट्र ये सब दोनों दक्षिण में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर का प्रयोग मैनोमीटर का प्रयोग किसने यानी किसे हो जाएगा? मैनोमीटर का प्रयोग किसे मापक के लिए किया जाता है, यानी किसे मापने के लिए किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं प्रयोग? मैनोमीटर का प्रयोग से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। और प्रमुख मापक यंत्र जो आप लोगों को बताए थे उसी में से ये सब प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो ये सब तो आपको याद ही होगा। मैनोमीटर का क्या हो जाएगा? गैस के दाब को मापते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्या है? कैलोरी इकाई है। कैलोरी कैलोरी जो है कैलोरी कैलोरी जो है इकाई है किसका? तो उष्मा का। कैलोरी उष्मा की इकाई है। उष्मा की कौन सी इकाई है? तो उष्मा की
ऊष्मा की कैलोरी जो है वो सीजीएस इकाई है, सीजीएस इकाई है। ऊष्मा ऊष्मा की सीजीएस इकाई यानी कि सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी है। और अगर इसका एसआई मात्रक कहे, एसआई मात्रक कहे तो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। और ऊष्मा जो है उष्मा जो है किसी वस्तु को अगर जलाते हैं तो ताप अगर बढ़ाते हैं, ताप जितना बढ़ाते हैं ताप जितना बढ़ाते हैं ऊष्मा उतना बढ़ता है। ऊष्मा ऊष्मा उतना बढ़ता है। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़, यानी कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़, यानी किसी छड़ को पानी में डुबाया जाता है, आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वह सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण, यानी कि जब हम पानी में किसी छड़ को डुबाते हैं, आंशिक रूप से डुबाते हैं, तो वह तिरछा दिखाई देता है, यानी कि झुका हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? किस कारण से मुड़ा हुआ दिखाई देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण वह टेढ़ा दिखाई देता है या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? झुका हुआ प्रतीत होता है या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक जो होता है कैसा चुंबक है? तो अस्थाई, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक होता है। विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक होता है और यह मृदु लोहा का बना होता है, मृदु लोहा का बना होता है। और एक होता है स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक होता है, स्थायी चुंबक होता है। वह किसका बना होता है? स्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो इस्पात का, इस्पात का, इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है और मृदु लोहे का बना होता है कौन सा? तो अस्थायी चुंबक, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जो होता है एक अस्थायी होता है और एक स्थायी होता है। तो स्थायी वाला किसका बना होता है? तो इस्पात का। और अस्थायी वाला किसका बना होता है? तो मृदु लोहे का बना होता है। अगला है, केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं। केवल दो तत्व, केवल दो तत्व जो है कक्षा तापक्रम, यानी कि कमरे का ताप जो होता है, कमरे के ताप जो होता है उस पर द्रव स्थिति में रहता है। कमरे का ताप जो होता है कितना होता है? कमरे का ताप कितना होता है? बताइएगा आप लोग। कमरे के ताप का कमरे के ताप पर ये जो तत्व है, ब्रोमीन, ब्रोमीन और पारा, पारा एचईजी, पारा, ब्रोमीन और पारा जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। किलिवित राजपूत जी, केमिस्ट्री आपको नहीं आता है तो आपको लगता है कि ये सब अगर आपको जानना चाहिए तो सही है, नहीं तो आता है तो कोई बात नहीं है। आता है तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं आता है तो देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन, एक माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर कितना, कितना एमएम होता है? एक माइक्रोन बराबर कितना एमएम होता है? एक माइक्रोन बराबर कितना एमएम होता है? 0.001, 0.001 मिमी, यानी कि एमएम, एमएम। चलिए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी की वायुमंडल में, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, सही है। और दूसरा, दूसरा सर्वाधिक रूप से कौन सा पाया जाता है, ये भी जवाब दीजिएगा। दूसरा गैस बताइएगा। दूसरा वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? बताइएगा। वायुमंडल में दूसरा, दूसरा सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? बताइएगा।
दूसरा सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और ये कितना होता है? 78% होता है। बार बार जहां पर आता है ये सब प्रश्न, वहां पर हम इसका प्रतिशत भी लिख देते हैं ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए। और ऑक्सीजन का कितना? ऑक्सीजन का कितना? तो 21% होता है। 21%। 21%। और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाता है? तो 99। 99 हो जाता है दोनों मिलाकर। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन 21%। सही है आपका आंसर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH। सही है आपका आंसर। NaOH। अगला है, RH फैक्टर सामान्यतः सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर जो है वो किससे संबंध माना जाता है? तो यह रक्त से संबंधित है। रक्त से संबंधित है। रक्तदान से, रक्तदान से संबंधित है। यानी कि रक्त, रक्त का जो आदान प्रदान करते हैं, यानी कि ब्लड ब्लड जो डोनेट करते हैं किसी को, तो उसमें इसका RH फैक्टर का विशेष ध्यान रखा जाता है। RH फैक्टर का विशेष ध्यान रखा जाता है। RH फैक्टर के द्वारा कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड देना है या नहीं देना है, इसका पता लगाया जाता है RH फैक्टर के द्वारा। RH फैक्टर के द्वारा। जैसे ब्लड ग्रुप डी जो है, डी जो है क्या है? सर्वदाता है। सॉरी, डी बोल रहे हैं, ओ होगा। ओ निगेटिव जो है क्या है? सर्वदाता। 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 और ए बी जो है, ए बी पॉजिटिव जो है वह क्या है? सर्वग्राही। 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 तो ये सब जो है किसे ब्लड कौन सा डोनेट डोनेट किया जाएगा, ये सब का RH फैक्टर के द्वारा निर्धारण किया जाता है। RH फैक्टर के द्वारा। किलिवित राजपूत जी, आप ही नाम बताइएगा। नाम बताइए आप। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। उस बंदर का नाम बताइएगा आप। हम आंसर का इंतजार कर रहे हैं, बताइए उसका नाम। अगला प्रश्न क्या है? लोलक की लंबाई एक चौथाई, लोलक की लंबाई एक चौथाई हो जाती है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? लोलक का प्रश्न इससे पहले जितना बार आया है उसको हम अच्छे से समझा दिए हैं। लोलक का जो प्रश्न आता है लोलक के बारे में, वो बता दिए हैं। बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? जिस बंदर के बारे में आप बोल रहे हैं, उस बंदर का नाम क्या था, बताइए आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधा। और इसको समझ लेते हैं इसके फॉर्मूला के द्वारा। तो क्या होता है? टी, टी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। टी बराबर क्या होता है? 2 पाई, 2 पाई इन 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। रोहित सिंह जी, रिसस, रेसस। सही बताया है नाम। रेसस। रेसस नाम होता है। और ये नाम उनको याद नहीं है, किलवित राजपूत जी को। वो बस कमेंट करके। चलिए कोई बात नहीं है। नाम आप लोगों को पता हो गया होगा, क्या क्या है उसका नाम? रेसस है। रेसस। रेसस नामक बंदर था। रेसस नामक बंदर था, बंदर। रेसस नामक बंदर था, जिसके द्वारा RH फैक्टर का, RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH फैक्टर का प्रयोग किया गया था रेसस नामक बंदर पर।